Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. A very warm welcome to all of you. I am your teacher वसीम नासिर और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर आपके साथ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का। लेक्चर प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ SOPs आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो कि पूरे सेमेस्टर में हम फॉलो करेंगे। और SOP से मुराद है कि एक्सपेक्टेशंस जो आप मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। अब आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये तो आप डेफिनेटली मुझे लाइव सेशन में बताएंगे और उसके अकॉर्डिंग मैं फिर लेक्चर जो है वो मोल्ड करूँगा। बट मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि पूरे सेमेस्टर में आप किस तरह से मेरे साथ चलेंगे वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। उनमें से जो सबसे पहली चीज़ है जिसके ऊपर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा वो ये है कि जैसे ही आज मैंने लेक्चर डिलीवर किया है तो अगले दिन जूम पे लाइव सेशन होगा 10 से 15 मिनट का और उसमें से हर बच्चे से मैं कल के लेक्चर का फीडबैक लूँगा। यानी एक दिन पहले जो मैंने आपसे लेक्चर शेयर किया है आपने अगर वो सुना है या नहीं सुना और उसमें से क्या समझ आई है मैं उसमें से क्वेश्चनिंग करूँगा। तो आपने रोज़ाना इस लेक्चर के लिए प्रिपेयर होके आना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ही ये मेरा स्टाइल है पढ़ाने का कि मैंने बस लेक्चर दे दिया पीछे से बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे उससे मुझे कोई कंसर्न हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक भी वेट करता रहूँगा, अगला लेक्चर नहीं दूंगा जब तक आप पिछला क्लियर नहीं करेंगे। ये इट शुड बी वेरी क्लियर, मतलब ये मैं इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जब तक आप पिछला लेक्चर क्लियर नहीं करेंगे हम आगे नहीं चलेंगे। ये सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब इसके बाद असेसमेंट हो सकती है। अब असेसमेंट पे आते हैं तो आपके मार्क्स किस तरह लगेंगे। इसमें क्विज़ भी इंक्लूड है, हम क्विज़ भी लेंगे। ऑनलाइन क्विज़ होगा, गूगल फॉर्म पे हो सकता है या किसी भी मीडियम के थ्रू हम ले सकते हैं। इसके बाद आप लोगों की प्रेजेंटेशंस होगी और ये प्रेजेंटेशन और क्विज़ नॉर्मल सेमेस्टर की निस्बत हम आपसे ज़्यादा लेंगे। उसकी रीज़न ये है कि यूनिवर्सिटी ने इस मरतबा, आपको शायद पहले भी पता हो, मैं रिपीट कर देता हूँ, बड़ा क्लियरली ये कहा है कि मिड टर्म एग्ज़ाम आप लोगों के नहीं होंगे। अब जब मिड टर्म नहीं होंगे तो उसके जो मिड के मार्क्स होते हैं वो अकोमोडेट करने के लिए हम एक्स्ट्रा क्विज़ लेंगे और एक्स्ट्रा आपकी प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट्स लेंगे। तो आपने इसके लिए प्रिपेयर रहना है। लेट इट बी वेरी क्लियर। अच्छा, मैं आपको ड्रा बिल्कुल नहीं रहा, आप ये कहें कि सर ने पहले लेक्चर में आते ही हमारे ऊपर रोप झाड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आपको पहले लेक्चर से ही बड़ा क्लियर हो, दरमियान में कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम अभी बिल्कुल थोड़ा ही रह गया है। मुझे ये बताया गया है कि बाय द एंड ऑफ अगस्त या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम्स हो जाएंगे और वो जो है मोस्ट प्रोबेबली वो भी आपके शायद ऑनलाइन ही होंगे। अगर यूनिवर्सिटीज़ खुल जाती हैं 15 सितंबर से तो फिर मोस्ट प्रोबेबली वो फिर ऑन कैंपस ही होंगे, अदरवाइज़ फिर आप लोगों से ऑनलाइन कंडक्ट किए जाएंगे। अब अगर ऑनलाइन कंडक्ट किए जाएंगे तो उसमें भी एक क्वेश्चन है कि क्या वो MCQs बेस होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे, किस तरह से एग्ज़ाम होंगे, ये भी अभी क्लियर नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको एफर्ट्स ज़्यादा रिक्वायर होगी अब, क्योंकि पेपर किसी भी तरीके से आ सकता है, शॉर्ट आ सकता है, MCQs बेस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी भी तरह से आ सकता है। तो मैं ये जो आपको कह रहा हूँ कि हर लेक्चर आपने अगले दिन प्रिपेयर करके आना है, उसकी रीज़न यही है क्योंकि हमारे पास अनसर्टेन कंडीशंस है, हमें यकीन नहीं है पेपर किस तरह से आएगा, कब होगा, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर लिया जाएगा। तो मैं इसलिए चाहता हूँ बजाय इसके कि आपका ये देखें एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप आसानी से अच्छे नंबर ले सकते हैं। आपको ये पता है कि हर सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपका GPA ड्रॉप करते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपका GPA बढ़ा देते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ देम कि जो जिसमें आप अच्छे नंबर आसानी से ले सकते हैं और ग्रेड बढ़ा सकते हैं। तो क्यों ना थोड़ी सी एफर्ट करके इसको मज़ीद बेहतर कर लिया जाए। तो आपने ये बड़ा क्लियर रहना है। एक तो अटेंडेंस आप लोगों की पूरी होनी चाहिए, जितने भी आप लोग थोड़े से जो स्टूडेंट्स हैं अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए। उसके अलावा आप रोज़ाना का काम रोज़ाना करके आएँगे। मैं रोज़ाना क्रॉस क्वेश्चनिंग करूँगा हर स्टूडेंट से। जब तक आपको पिछला लेक्चर क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं चलेंगे। उसके अलावा हर 1 या 2 लेक्चर के बाद आप लोगों का एक ऑनलाइन क्विज़ होगा। मैं आप लोगों को लिंक भेज दिया करूँगा गूगल फॉर्म का, आप लोगों ने शायद पहले यूज़ किया, अगर नहीं किया होगा तो मैं आपको ट्रेनिंग दे दूँगा उसमें किस तरह से आपने क्विज़ देना है। और वो 10 से 15 नंबर का होगा मैक्सिमम और 10-15 मिनट का ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। यानी जो पीछे आपने लेक्चर पढ़ा है बस उसी का ही क्विज़ मैं ले लूँगा। अब इसका मकसद क्या है, ये सारी ड्रिल करवाने का, सारी एक्सरसाइज करवाने का, कि आप लोगों के पास आगे जो टाइम रह गया वो बड़ा शॉर्ट है। ठीक है, तो आपने इस शॉर्ट टाइम को यूटिलाइज़ करना है। अगर हम कैंपस में होते लाइव तो इसको हम और अच्छे तरीके से कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली अब हमारे दरमियान एक गैप है। तो इसको भी हम चाहेंगे कि ये जो एक नया मीडियम लर्निंग का हमारे पास आया ऑनलाइन एजुकेशन, इसको भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें। ठीक है जी, तो मेरे माइंड में फ़िलहाल यही था।
अब जब आप और मैं लाइव सेशन में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो उसमें आपके माइंड में जो क्वेश्चन हैं वो आप पूछेंगे और फिर मैं भी आप लोगों से फॉर्मल आपका इंटरव्यू करूँगा। इंटरव्यू से मुराद है आपको मतलब इंट्रोडक्शन आपका शॉर्ट सा। तो स्टार्ट करते हैं जी। टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट है। इसमें देखें दो वर्ड्स हैं, एक है टेक्नोलॉजी और एक है मैनेजमेंट। हम इन दोनों को पहले अलग अलग एक्सप्लोर करते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले जी इसकी शॉर्ट सी हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एसेट्स होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी की है, एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो एसेट है सबसे बड़ा वो उसकी एम्प्लॉयज़ है, उसकी बिल्डिंग है और उसके रिसोर्स जिसको वो यूटिलाइज़ करके प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। इनमें से जो सबसे बड़ा एसेट है जो कि अभी कंसिडर किया जाता है वो उसकी टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ करके वो अपने प्रॉफिट को भी इन्हांस कर रहे हैं और एम्प्लॉयज़ को भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की नीड अभी हमें रिसेंट सेंचुरी में ही पेश आई है। इससे पहले ऑर्गेनाइजेशन अपने जो पुराने एसेट्स हैं उनको यूज़ करके अपने एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेन करते थे और उनके नॉलेज और स्किल को यूज़ करते हुए प्रॉफिट अर्न करते थे। लेकिन रिसेंटली हमने टेक्नोलॉजी को ही एक एज अ रिसोर्स कंसिडर किया है और हमने इन दो फील्ड्स को मर्ज कर दिया है, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट को। इससे हमारा रिसोर्स क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ है। तो ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है, पहले ये क्लियर करें। टेक्नोलॉजी इज द सेट ऑफ नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड टेक्निक्स through which humans create tools, machines, products and services that meet our needs and desires। अब इसमें वही बात लिखी हुई है कि टेक्नोलॉजी क्या है, सेट ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस है। अब ये तीन चीज़ें किसकी हैं, ये तीनों एम्प्लॉय की हैं, ठीक है जी। यानी किसी एम्प्लॉय का नॉलेज, उसका स्किल और उसका एक्सपीरियंस एंड देन फिर टेक्निक्स जिनको वो यूज़ करेगा। थ्रू विच ह्यूमंस क्रिएट टूल्स, मशीन्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि हमारे माइंड में ये है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होती है या सॉफ्टवेयर को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं या मोबाइल को या लैपटॉप को, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी की बहुत सी इकसाम है। फॉर एग्जांपल मेडिकल में एक टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, एयर स्पेस में टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, बायोलॉजी में एक टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और फिर एक इसी तरह आपकी कंप्यूटर साइंस में टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। तो टेक्नोलॉजी का जो वर्ड है ये सबसे पहले ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था, बहुत पुराना है। ये वर्ड दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, एक है टेक्नी और दूसरा है लोगोस। इनिशियली ये वर्ड इस तरह था, टेक्नी और लोगोस अलग अलग था, फिर इन दोनों को कंबाइन करके हमने एक ये वर्ड टेक्नोलॉजी बना दिया। अब इसकी जो डेफिनेशंस हैं आपको इंटरनेट के ऊपर सैकड़ों मिल जाएंगी। हर राइटर की टेक्नोलॉजी की अपनी अपनी डेफिनेशन है, बट उन सब में जो कॉमन पॉइंट है वो एक ये है कि टेक्नोलॉजी में नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए ह्यूमंस अपनी मर्ज़ी की चीज़ें जिनसे उसको आसानी पैदा हो वो बनाते हैं, उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है जी, मैं रिपीट करता हूँ। टेक्नोलॉजी का मतलब है नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस और टेक्निक्स। इन चार चीज़ों को यूज़ करते हुए अपनी आसानी के लिए प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करना, इसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। आपको इंटरनेट से टेक्नोलॉजी की जो भी इजी डेफिनेशन मिले आप वो कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी डेफिनेशन उठाएंगे उसमें ये चार चीज़ें मस्ट होनी चाहिए, नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस और टेक्निक्स। इन चारों चीज़ों को यूज़ करके आगे हम अपनी आसानी के लिए कुछ बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने सॉफ्टवेयर बनाया, कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाई है या वेब एप्लीकेशन, अब उसमें देखें ये चारों चीज़ें यूज़ हुई हैं ना। जिसने बनाया डेवलपर में उसका नॉलेज यूज़ हुआ है, उसके स्किल्स यूज़ हुए हैं, उसका एक्सपीरियंस यूज़ हुआ है और उसकी टेक्निक यूज़ हुई है, ठीक है। उनको यूज़ करके फिर उसने क्या किया, टूल्स, मशीन्स और प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए हैं दैट मीट आवर नीड्स एंड डिज़ायर्स। तो ये बात है टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन में। इसको एक और एंगल से देखते हैं। द वर्ड टेक्नोलॉजी इज़ डिफाइंड एज ए थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स। अब ये देखें, ये डेफिनेशन डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, बट इसमें भी नॉलेज, स्किल्स की बात आ गई है। दैट कैन बी यूज टू डेवलप प्रोडक्ट्स। अब ये देखें, जो भी डेफिनेशन होगी इसमें ये चीज़ें ज़रूर होगी। एक तो ये है कि नॉलेज और स्किल्स को यूज़ करना है और फिर यूज़ करके करना क्या है, हमने प्रोडक्ट्स को बनानी है, ठीक है जी। तो ये टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है। इसको सबसे पहले ग्रीक्स ने यूज़ किया था। ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, टेक्नी और लोगोस का। आगे चलते हैं जी, कंपोनेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी।
अब ये मैं दोबारा बता दूँ, टेक्नोलॉजी की कोई भी टाइप हो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो, बायोलॉजी टेक्नोलॉजी हो, एयर स्पेस टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी है, उसमें ये 4 कंपोनेंट्स मस्ट होते हैं। ठीक है जी, इनमें से कोई एक भी कंपोनेंट अगर मिस हो तो वो टेक्नोलॉजी कंप्लीट नहीं होती। इसमें सबसे पहला कंपोनेंट क्या है जी? हार्डवेयर। अभी आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर है, मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। हार्डवेयर क्या है? कोई भी टेंजिबल पोर्शन जिसको आप यानी टच कर सकते हैं, मशीन का कोई भी टेंजिबल पोर्शन जिसको आप हाथ लगा सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसको हम हार्डवेयर कहते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर भी आपको पता है, यू आर स्टूडेंट ऑफ BS कंप्यूटर साइंस। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है जी? सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। बेसिकली आपकी जितनी भी इंस्ट्रक्शन है वो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर लिखी हुई हैं। लेट्स सपोज एक रोबोट है, आपने उस रोबोट से क्या काम करवाना है, तो आपने उससे क्या काम करवाना है, ये वाला जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये उसके सॉफ्टवेयर के अंदर लिखी होंगी। सॉफ्टवेयर बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम देते हैं किसी भी मशीन को। ठीक है जी, और ये सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है? इनटेंजिबल, जिसको हम टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जो प्राइमरी डिफरेंस है वो यही है कि हार्डवेयर टेंजिबल होता है और सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल होता है, यानी इसको हम टच नहीं कर सकते। आगे आते हैं जी ब्रेनवेयर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी टेक्नोलॉजी का। ये जो ब्रेनवेयर है इसको कंप्यूटर में हम कहते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी किसी भी मशीन का जो दिमाग होता है, ये मगज़ होता है जिससे वो थिंक करता है, वो सोचता है, वो डिसीजन मेकिंग करता है, उसको हम कहते हैं ब्रेनवेयर। ठीक है जी, किसी भी टेक्नोलॉजी के किसी भी मशीन का जो डिसीजन मेकिंग वाला पोर्शन होता है, जिससे वो मशीन डिसाइड करती है कि ये काम किस तरह से करना है, क्या करना है, उसको हम कहते हैं ब्रेनवेयर। अब ये ब्रेनवेयर जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आता है जिसको हम CPU कह देते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो हर टेक्नोलॉजी में इसका नाम वो अपने अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन मेन इसका नाम यही है, ब्रेनवेयर। तो ये इसका तीसरा कंपोनेंट है। चौथा कंपोनेंट होता है जी नो हो। नो हो, अब नो हो का मतलब ये होता है कि लेट सपोज आपके पास कोई टेक्नोलॉजी आई है, तो उसको यूज़ किस तरह से करना है, उससे टास्क किस तरह से परफॉर्म करवाने हैं, रिजल्ट्स किस तरह से जनरेट करवाने हैं, आपको इसका नो हो होना चाहिए। नो हो से मुराद है आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। यानी कोई भी, अब लेट सपोज आपके पास एक सॉफ्टवेयर आ गया, गेमिंग सॉफ्टवेयर, अब इसको यूज़ किस तरह से करना है उसका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, आपके पास उसका नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उससे रिजल्ट जनरेट करवा पाएंगे। तो किसी भी टेक्नोलॉजी के 4 कंपोनेंट कौन से हैं जी? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ब्रेनवेयर और नो हो। इन चारों के बगैर टेक्नोलॉजी बेकार है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो क्लासिफिकेशन। अब टेक्नोलॉजी की क्लासिफिकेशन मल्टीपल होती हैं, काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन इनमें से ये 3 जो हैं ये मेजर हैं, ये 3 मस्ट हैं। इनके बगैर हम टेक्नोलॉजी को क्लासीफाई नहीं कर सकते। सबसे पहली होती है जी न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी अभी मार्केट में आई है और लोगों ने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया है, या ऑर्गेनाइजेशंस ने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। अब न्यू टेक्नोलॉजी से उसमें न्यू फीचर होंगे, इनोवेशन होगी, उसके नए रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है जी, तो ये सारे फीचर्स न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर, यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो रिसेंटली मार्केट में लॉन्च की गई है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर आप कह लें। अगर हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करें तो कोई भी नया सॉफ्टवेयर जो रिसेंटली लॉन्च किया गया और सबके पास कमर्शियली अवेलेबल है, उसको हम कहेंगे ये न्यू टेक्नोलॉजी है। एक होती है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है? इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वो होती है कि जो आ गई है, बन गई है, लेकिन अभी पूरी तरह कमर्शियल नहीं होगी। पूरी तरह कमर्शियल नहीं होगी से मुराद ये है कि अभी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, अभी रिसर्चर्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो पूरी तरह पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। उसकी रीज़न ये नई चीज़ है, अभी पूरी तरह से साइंटिस्ट को भी इसका नहीं पता। ठीक है, तो जब ये पूरी तरह से एक्सप्लोर हो जाएगी, इसके ऊपर रिजल्ट्स, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो जाएंगे, इसका रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो उसके बाद फिर ये पब्लिक को प्रोवाइड की जाएगी। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है? न्यू टेक्नोलॉजी से इसके बाद की स्टेज होती है, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो अभी कमर्शियल नहीं हुई, इसमें बहुत से नए फीचर्स हैं जिनको भी एक्सप्लोर करना बाकी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा जी, इसके बाद एक तीसरी क्लासिफिकेशन है टेक्नोलॉजी की, इसको कहते हैं लो टेक्नोलॉजी। लो टेक्नोलॉजी से मुराद ऐसी टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी पुरानी है, जो काफ़ी अर्सा पहले लॉन्च की गई थी
और ये तमाम ह्यूमंस अब इसको काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं लो टेक्नोलॉजी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन में और हर इंडिविजुअल, हर स्टूडेंट, टीचर, हर कोई यूज़ कर रहा है, तो ये लो टेक्नोलॉजी है। ठीक है जी। अब इसमें कुछ नया नहीं है, ना ये इमर्जिंग है ना ये न्यू टेक्नोलॉजी है, इसको हम कहते हैं लो टेक्नोलॉजी। तो ये 3 मेजर क्लासिफिकेशन है किसी भी टेक्नोलॉजी की, आपने ये याद रखनी है। ठीक है जी। अच्छा, आगे एक चीज़ होती है टेक्नोलॉजिकल चेंज। अब हमें पता है कि टेक्नोलॉजी हर रोज़ चेंज हो रही है, रोज़ाना नए फीचर्स आ रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर नए सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, नई गेम्स बन रही हैं, नए वेबसाइट बन रहे हैं, नया डिफेंस सिस्टम बन रहे हैं, नई मेडिकल साइंस में इनोवेशन हो रही है। तो टेक्नोलॉजी मतलब डे बाय डे चेंजिंग आ रही है इसमें। अब इसके क्या है जी डेफिनेशन। अब इसकी भी डेफिनेशन इंटरनेट पे आपको मल्टीपल मिल जाएंगी, इनमें से जो 2 मुझे इजी और बेस्ट मिली वो मैंने यहाँ पे कोट कर दी। सबसे पहले क्या है जी, इट इज़ द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ इन्वेंशन एंड इनोवेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और प्रोसेस। अब इसमें 2 वर्ड हैं टेक्नोलॉजिकल चेंज के अंदर, एक है इन्वेंशन और दूसरा है इनोवेशन। बाज़ लोग इनको सेम ही समझते हैं कि इन्वेंशन और इनोवेशन सेम होती है, बट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड इनोवेशन। इन्वेंशन क्या है जी, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जब पहली बार बनती है तो उसको हम कहते हैं ये इन्वेंशन है। फॉर एग्जांपल कार्ल बेंज नाम एक आदमी थे, उन्होंने सबसे पहले कार्स इंट्रोड्यूस करवाई थी दुनिया में, सबसे पहली कार उन्होंने बनाई थी मॉडर्न कार, तो इसको हम कहेंगे ये उनकी इन्वेंशन थी। ठीक है। अब आगे चीज़ होती है इनोवेशन। इनोवेशन क्या है, एक प्रोडक्ट पहले से जो बनी हुई है उसके अंदर कोई नया फीचर ले आना जो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जिससे मिलता जुलता पहले ना हो, उसको हम कहते हैं इनोवेशन। अब कार पहले से बनी हुई थी, ठीक है, हेनरी फोर्ड नामी आदमी आपने सुना होगा, उनकी केस स्टडी अगर नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़िएगा, जिन्होंने फोर्ड गाड़ी बनाई थी सबसे पहले दुनिया में। उन्होंने इनोवेशन क्या ले आए, उन्होंने एक 8 सिलेंडर वाला इंजन इंट्रोड्यूस करवाया और उसी इंजन की वजह से आज पूरी दुनिया में गाड़ियाँ चल रही हैं सॉरी, आज जो हमारे पास इतनी आम है गाड़ियाँ और इतनी चीप प्राइस में अवेलेबल हैं, उसकी रीज़न पीछे इनोवेशन थी हेनरी फोर्ड की। उन्होंने 8 सिलेंडर वाला एक इंजन बनाया था जिसकी वजह से गाड़ियाँ बिल्कुल चीप हो गई थी और कमर्शियली अवेलेबल होगी। तो ये वो इंजन के अंदर एक इनोवेशन ले आए थे, एक नया उसने फीचर ऐड किया था जो इससे पहले नहीं था। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज के अंदर क्या है जी, ये प्रोसेस है इन्वेंशन और इनोवेशन का, यानी एक नई चीज़ बनाना और फिर उसमें एक नया फीचर ऐड करना। जी है इसकी डेफिनेशन। फिर एक किसी तरह और इसकी डेफिनेशन दी हुई है, द प्रोसेस बाय विच इकोनॉमीज चेंज ओवर टाइम इन रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दे प्रोड्यूस एंड द प्रोसेसेस यूज्ड टू प्रोड्यूस देम। अब इसमें देखें जब इनोवेशन और इन्वेंशन आती है तो उससे इकोनॉमी हमारी मर्ज करती हैं, ग्रो करती हैं। ठीक है, जब इकोनॉमीज ग्रो करती हैं तो उस इकोनॉमी को बनाने वाले प्रोसीजर भी ग्रो करते हैं। यानी अगेन ये 2 चीज़ें आ गई, इनोवेशन और इन्वेंशन। आप इसकी जो भी डेफिनेशन पढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकल चेंज की, उसके अंदर 2 चीज़ें ये मस्ट होंगी, इन्वेंशन और दूसरी इनोवेशन। ठीक है जी। अच्छा, ये पहला हमने पोर्शन पढ़ लिया, ठीक है, टेक्नोलॉजी का। अब हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट, क्योंकि एक पूरा वर्ड है ना टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। तो पहले हमने टेक्नोलॉजी को कवर किया, अब हम मैनेजमेंट को देखते हैं। मैनेजमेंट बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आप सबको पता है। इसकी जो बेस्ट डेफिनेशन है जो पूरी दुनिया में यूज़ होती है वो ये है, वन लाइनिंग डेफिनेशन। इसके अलावा मल्टीपल डेफिनेशन हैं, आपको जिस तरह से समझ आए आप उस तरह लिख सकते हैं। ये जो सबसे ज़्यादा फेमस है, इट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल। यानी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखें कि मैनेजमेंट क्या होती है। मैनेजमेंट में कोई एक बॉस होता है, लीडर होता है, हेड होता है। उसका काम क्या होता है, वो लोगों को मैनेज करता है, वो लोगों को बताता है आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, आपने ये रिसोर्स यूज़ करना है, आपने इतने टाइम से इतने टाइम पे ये काम करना है। ठीक है ना जी। टास्क परफॉर्म करवाना दूसरे लोगों से, इसको हम कहते हैं मैनेजमेंट। ये बड़ी सिंपल डेफिनेशन, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल। यानी कोई एक लीडर होगा जो दूसरे लोगों के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को कंप्लीट करवाएगा, इसको हम क्या कहेंगे जी, मैनेजमेंट। इसकी एक और डेफिनेशन है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद
और कंट्रोलिंग थिंग्स और पीपल। अब देखें वही बात होगी कि लोगों को कंट्रोल करना है। और लोगों से क्या मुराद है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कंट्रोल करना। यानी कि इस एम्प्लॉय का क्या काम है, उसने कितने टाइम से कितने टाइम तक क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, क्या टास्क कंप्लीट करना है, ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट। अच्छा, अब इसके 4 प्रिंसिपल्स होते हैं, ये मस्ट है। किसी भी मैनेजमेंट की डेफिनेशन के, आपने जब भी मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखनी है तो उसमें ये 4 प्रिंसिपल ज़रूर लिखने हैं, इसके बगैर इसकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती। सबसे पहला प्रिंसिपल कौन सा है जी, प्लानिंग। अब इसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहला है प्लानिंग। अब प्लानिंग से मुराद क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ने कोई गोल अचीव करना है तो जो लीडर होगा उसका काम होगा कि वो प्लान करे उस गोल को किस तरह से अचीव करना है, ये आता है प्लानिंग में। फिर होता है ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग से क्या मुराद है, आपने गोल को अचीव करना है तो उसके लिए रिसोर्सेज कौन कौन से चाहिए। आपको कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट चाहिए, कितने एम्प्लॉय चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, एसी चाहिए, वगैरह वगैरह। जितने भी रिसोर्सेज चाहिए उनको ऑर्गेनाइज करना, ये ऑर्गेनाइजिंग में आएगा। तीसरे नंबर पे क्या है, लीडिंग। तो मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट हमेशा कौन करवाता है, लीडर। ठीक है, तो यानी हमेशा कोई ना कोई एक लीडर होगा जो प्लानिंग भी कर रहा होगा, ऑर्गेनाइजिंग भी कर रहा होगा। फिर चौथे नंबर पे आता है कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग क्या चीज़ है जी कंट्रोलिंग होता है कि जब आपने किसी एम्प्लॉय को कोई ये काम कह दिया कि उसने ये काम करना है, उसने ये टास्क परफॉर्म करना है, इतने टाइम के अंदर, इतने बजट के अंदर, इतने रिसोर्सेज को यूज़ करके, क्या वो इस काम को कर रहा है या नहीं कर रहा, इसको चेक करना, इसको वेरीफाई करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंट्रोलिंग। ठीक है जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप किसी एम्प्लॉय को कोई टास्क देते हैं परफॉर्म करने के लिए तो उसको चेक करना क्या उसने वो टास्क परफॉर्म किया है या नहीं किया। ठीक है, कितने अरसे में किया है, कितने रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए किया है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट की जो भी डेफिनेशन होगी उसका मतलब यही है कि कोई एक लीडर होगा जो अपने एम्प्लॉय से टास्क परफॉर्म कर रहा होगा, करवा रहा होगा, और उसमें वो ये 4 काम करेगा, प्लानिंग करेगा, ऑर्गेनाइजिंग करेगा और लीड कंट्रोलिंग करेगा। ठीक है जी, तो ये थी मैनेजमेंट की डेफिनेशन। हमने दोनों पोर्शन को अलग अलग पढ़ा है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हमें ज़रा एक बार हिस्ट्री पता चल जाए, थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड बताओ कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, मैनेजमेंट। जब इन दोनों चीज़ों का हमें इकट्ठा पता चल जाएगा तो फिर हम जो टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की डेफिनेशन है उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि शुरू में सिर्फ यही होता था कि बिल्डिंग को एसेट माना जाता था, उसमें एम्प्लॉयज़ को एसेट माना जाता था, टेक्नोलॉजी को कुछ समझा ही नहीं जाता था। तो फिर जैसे जैसे टाइम पास हुआ, टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हुई, इसमें इनोवेशन आई, तो हर ऑर्गेनाइजेशन ने ज़रूरत समझी कि अपने लिए टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए। तो फिर ये एक नई फील्ड इंट्रोड्यूस करवाई गई टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल पढ़ेंगे। ये जो हमारे चारों प्रिंसिपल्स रह गए मैनेजमेंट के, इसको भी इन डिटेल पढ़ेंगे और फिर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की डेफिनेशन को भी डिस्कस करेंगे। आज का बेसिक लेक्चर अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन ही था, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम एक रोड मैप किस तरह से लेकर चलेंगे सेमेस्टर में। इसमें आपकी हेल्प रिक्वायर होगी। अगर आप साथ साथ इसको करेंगे तो डेफिनेटली हमें कोई इशू नहीं होगा, बट अगर आप रेजिस्ट करेंगे तो फिर आपको पता ही है, हमें मजबूरी से आपको करवाना पड़ेगा काम। तो आई होप कि इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अच्छे तरीके से इस कोर्स आउटलाइन को, मैं आपसे कोर्स आउटलाइन भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, और इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक है PDF में वो भी आपसे शेयर कर दूंगा। तो पूरे सेमेस्टर में हम स्लाइड्स को यूज़ करेंगे और साथ में इस बुक को। ठीक है जी, आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।